चलिए सर करें स्टार्ट की। आज से होपफुली अपना नया सिलेबस बीकॉम सेमेस्टर 6 का डायरेक्ट टैक्स लॉ, जिसको आप इनकम टैक्स ही कहते हैं, कुछ नया नहीं है पहली बात तो। पर चैप्टर सारे नए हैं ड्यू टू द जो लास्ट सेमेस्टर में हमने लास्ट चैप्टर एंड किया था अदर सोर्स। थोड़ा उसके बारे में 5 मिनट की समरी रिकॉल करवा दूं आपने किया क्या था। फर्स्ट चैप्टर जनरली बेसिक प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर टैक्स क्या था, पर्सन कौन है, वही इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, ऐसी बातें थी। आज इन वर्ड्स का चैप्टर है हमारे पास। एओपी, बीओआई, फर्म, कंपनी नहीं है बट ओके। चैप्टर 2 रेजिडेंशियल, बहुत डीप एनालिसिस किया दिन वाइज, कब कंपनी को हमने इंडियन मानना है, कब कंपनी को इंडियन नहीं मानना, रेजिडेंट मानना है, नॉट ऑर्डिनरी मानना है, किस किस में कितने दिन करता इंडिया रहे फलाना रहे। अच्छी बात यह है अब ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप में वो सीरियस जो छोटी छोटी चीजें थी वो खत्म है। एग्जाम इनकम आज भी काम आएंगी आपके, बिकॉज ऑफ जो इनकम्स हैं उसी को तो आगे कंटिन्यू करना है। मैंने सबसे बड़ा टैक्स का बेनिफिट ही यही है। अब जितनी राइट नाउ मेरे पास क्वेरीज आ रही है, पहली चीजें पूछ रहा हूँ क्या लास्ट सेमेस्टर कोचिंग थी, कारण क्यों, अगर वो थी तो आधी चीजें मेरी समझ आएंगी, वरना आपको आधी कैच भी नहीं होंगी, बस सुनी होनी चाहिए। नॉट कि मुझे लर्न भी हो, लर्न बाय हार्ट मुझे जरूरत नहीं है, बस पता हो कि हाँ ऐसा होता था। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद रहे, ठीक है। फिर आपने हेड्स पढ़े मेन तो 5, थोड़ा रिकॉल करते हैं। नंबर 1 था सैलरी। सैलरी के अंदर आपने कुछ बातें करी, पर्क्स एंड अलाउंसेस। अलाउंसेस में कुछ चीजें क्या होती थी, माफ, जैसे एचआरए वगैरह। आज भी वो छोटी 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 चीजें हमारे पास काम आएंगी, ओके। नंबर 2, हाउस प्रॉपर्टी मेनली। हाउस प्रॉपर्टी में लेट आउट, एसओपी याद है, एसओपी खाली, उसमें कभी इनकम नहीं होगा, होगा तो हमेशा क्या होगा, लॉस या निल। ओके, लेट आउट में भी प्रॉफिट में भी इनकम। और 2 घर तक आपको एसओपी माफ है, थोड़ी बेसिक चीजें। पीजीवीपी का हमने थ्योरी तैयार किया था, बट इस सेमेस्टर मुझे पीजीवीपी भी कराना पड़ेगा बिकॉज ऑफ मोस्टली क्वेश्चंस पीजीवीपी के भी हैं। बट वो अच्छे से रिकॉल हो जाएगा बिकॉज स्टार्टिंग से ही वहीं से स्टार्ट होना है। क्लियर हो गया। नंबर 4 था कैपिटल गेन। अगर आपको याद हो 2 तरह का होता था, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। वहां हमने 4 चीजें सीखी थी मेन, अगर आपको याद हो, शेयर्स एक तरफ, अदर एसेट्स एक तरफ। शेयर्स के डिफरेंट रेट है, अदर एसेट्स के डिफरेंट रेट है। लास्ट था बचा कुचा जो कहीं नहीं गया, कहां पे, अदर सोर्स। आज उसी को लेके आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। जो बच्चा इंडेक्स देखता है फर्स्ट टाइम, ये बताना जरूरी है। आपको लगेगी बहुत ज्यादा चैप्टर्स आगे, सर 8 तो पहले दे दिए, 8 आगे दे दिए, मतलब इतने ज्यादा चैप्टर तो हमने प्लस वन प्लस टू में पढ़े। जो यहाँ पे बीकॉम में इतने सीरियस नोट पे लेकर आ रहे हैं, इतने सीरियस नहीं है, ठीक है। कुछ मेन मेन कंटेंट बेस बता दूं जहां से आपका मन रहता है कि क्या सिस्टम रहेगा। नंबर 1 जो आज हमने स्टार्टिंग करनी है, दैट्स द कॉल्ड एज क्लबिंग इनकम। अगर मेरी नोटिंग आप पीडीएफ के नाम भी पढ़ोगे, क्या लिखा हुआ है, क्लबिंग समरी, क्लबिंग इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम, हम यही वर्ड बोलते हैं। कोई बच्चा इसको बोल सकता है एग्रीगेशन ऑफ इनकम। पेपर में आप सुनो, टीचर क्लास में पढ़ा रही है टॉपिक एग्रीगेशन ऑफ इनकम, ये क्या आ गया, उसी का नाम है एग्रीगेट। मतलब क्या होता है वैसे, इकट्ठा करना। वो 5 एड्स तो आपने कर लिए थे, उसको इकट्ठा करना, एक्चुअली उसको इकट्ठा भी नहीं करना, मींस दैट आप प्लानिंग कर रहे हैं कुछ। आप पॉइंट पढ़ेंगे, मैं सब कुछ कराने से पहले आपको अपनी समरी पढ़ाऊंगा जो सिर्फ 4 पेज की है। 4-5 पेज में पूरा चैप्टर फिनिश। फिर आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपके न्यूमेरिकल्स, फिर आप फील करेंगी वाकई अगर 5 पेज पढ़ के हमारी कवर है तो इट्स अ गुड फॉर अस, हमें क्या जरूरत है। शॉर्ट नोट के लिए इसमें से कवर करेंगे कि चीजें होती क्या क्या है, ठीक। अगला चैप्टर शायद किसी को नाम से कुछ याद आ गया हो, मैंने पहले भी कई बार बात करी है। सेट ऑफ, एक वर्ड है, अलग है, एंड प्लस कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। देखो इनकम की बात नहीं करी भाई साहब ने, किसकी बात करी, लॉसेस की। सेट ऑफ क्या चीज थी मेरे अकॉर्डिंगली, 5 हेड्स है सर। अब 5 हेड्स में किसी में प्रॉफिट होगा, किसी में लॉस होगा, मे भी कैपिटल गेन में भी लॉस हो सकता है। हाँ, अदर सोर्स में 99% चांस है लॉस नहीं होगा, एक्सेप्ट इक्का दुक्का चांस है, जैसे लेट आउट प्रॉपर्टी, मैंने ये बिल्डिंग किराए पे ली, आगे किराए पे दी, और उससे इतना रेंट रिकवर नहीं हुआ जितना मैंने खुद रेंट पे किया, या मेरी डेप्शन लग गई, या मेरे खर्चे लग गए, वो डिफरेंट थिंग है। अदरवाइज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ का मौका आपको दृष्टि पहले साल मिलेगा, पहले साल मौका मिलेगा, 5 घर है, जिस मर्जी से हेल्प ले लो, अगर कोई आपकी हेल्प कर सकता है, और हर घर हेल्प करेगा बट कुछ नखरे के साथ। हर वो ओपन भी नहीं होता। अब मैं अपनी पार्टी बुलाऊं, मैंने कनव को बुला लिया, धीरज ने किसी और को बुला लिया, आयुष को बुला लिया, अब वो उधर पार्टी में सारे इकट्ठे हो गए, आयुष और कनव की बनती नहीं। अब हमारे घर में तो पार्टी थी, मैंने तो अपने फ्रेंड को बुलाना है, धीरज ने अपने फ्रेंड को बुलाया, और साले वहां 2 फ्रेंड ऐसे इकट्ठे हुए जिनकी आपस में नहीं बनती, और हमारी हमारी पार्टी की ऐसी तैसी कर रहे हैं वो, ठीक है ना। तो वहां हम चाहेंगे भाई तू थोड़ा रूल्स पढ़िए। अब यार आप पूछती हैं, आपके फ्रेंड्स में भी होता होगा, पार्टी का मैसेज आया, जाना है, आप पहले पूछते हैं वो आ रहा है, मैं नहीं आ रही फिर, ठीक है, जब वो आ रही है फिर मैं नहीं आ रही, ये बड़ा स्यापा है। अलग कहता है ये क्या चक्कर है। तो सेट ऑफ के नखरे अपने, कैपिटल गेन के खुद के अपने चैप्टर के अंदर नखरे हैं, बाहर तो छोड़ो।
कैपिटल गेन से तो क्या उम्मीद करने की दूसरे की हेल्प करेगा, वो अपने घर वालों की हेल्प नहीं करता, ऐसा बंदा है। अदर सोर्स ओपन माइंडेड है, जो भाई कोई चक्कर नहीं, जो भी लॉस ले आओ, मैं बैठा हूं, जितना पैसा पड़ा उतना राइट ऑफ कर सकता हूं। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन गया, सर अगर मान लीजिए किसी प्रकार किसी दिन मैं सेट ऑफ सारे ना कर पाया तो कोई कोई ऑप्शन? मैं क्या, घबराइए नहीं, इस लॉसेस को आपको टाइम दिया जाएगा सेट ऑफ करने के लिए, दैट्स कॉल्ड एज कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सर इसकी लाइफ होगी, ऐसे तो नहीं कि चलते जाएंगे, नहीं, लाइफ है सर, 4 ईयर्स, 8 ईयर्स, कुछ जगह तो हमने नाम दिया अनलिमिटेड। जैसे एक वर्ड है, आपने लर्न नहीं होगा, मैंने पढ़ाया भी नहीं प्रॉपरली, इट्स अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, एक वर्ड है अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो वहां सरकार ने खुला टाइम दे दिया, इनडेफिनेट पीरियड, कि वहां टाइम का चक्कर ही नहीं, 4 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल, जितना मर्जी ले आइए। तीसरा चैप्टर इससे लिंक क्या है, अगर थोड़ा किसी को याद आया हो, डिडक्शन, मेन सेक्शन की बात करूंगा। 80C याद है, पीपीएफ, LIC, बच्चों की ट्यूशन फीस, होम लोन्स जो आप पे करते हैं, प्रिंसिपल पार्ट, 80C। 80D, मैंने एक छोटी सी बात करी थी आपसे, मान लीजिए डी से रिलेटेड है डिसीज, मेडिकल, हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आप लेके चलते हैं, इन सब की सरकार कहती है आपका फायदा कर देते हैं। आप बड़े जैसे पैसा कमाते हैं, आपने सरकार को दावा किया कि ये क्या सिस्टम हुआ, हम इतने मर कर कर पैसा कमाते हैं और आप टैक्स बड़ा हैवी 5% से सीधा 20 फिर 30 लगा के हमसे पैसे ले जाते हो, हमें अपने खर्चे भी तो करने होते हैं। मैं फिर हम कौन सा मना करते हैं, खर्चे करो। मैं लाइक दैट, कहता हमने अपना इंश्योरेंस पे करना है, मैं कराओ, फिर हम तो खुद कह रहे हैं मेडिकल इंश्योरेंस कराओ, ठीक है ना, दान दो, आप दान देना चाहते हैं ना, पर वहां दो जो रजिस्टर्ड है, माता मनसा देवी जाइए, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, ठीक है, एनजीओ क्लब हैं जो रजिस्टर्ड है 12AA के अंडर। किसने मना किया आपको दान देने से? आप कहते हैं मेरा दान भी नहीं मानते, मगर तो देता ही ऐसे गली मोहल्ले में जाके जिसको कोई जानता ही नहीं, तो ऐसे गली मोहल्ले के मंदिर को देता है जो रजिस्टर्ड ही नहीं, तो हम कैसे मान ले कि तूने दान दिया भी है या नहीं दिया? एजुकेशन लोन, आपने बच्चा पढ़ाना है, एजुकेशन लोन लीजिए, मैं क्या उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, टेंशन ना लो, जितना आप इंटरेस्ट पे करेंगे उतने रुपए की मैं आपको क्या दूंगा, डिडक्शन दूंगा। तो कुछ चीजें सरकार आपके साथ, आजकल एक नया कंसेप्ट चल रहा है, ई व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टाटा इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, मेजर टाटा का ही कंट्रीब्यूशन, अगर आपको पता हो, राइट नाउ लास्ट ईयर 1,35,000 कार्स आई, इलेक्ट्रिक कार्स, जो नेक्सॉन वगैरह आई थिंक सो चल रही है ज्यादातर, इसमें से 1,17,000 कारें सिर्फ टाटा की थी, 1,35,000 में से। तो जस्ट इमेजिन द फिगर, एक 35 में से 1,17,000 किसकी है, टाटा की। तो गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही है इसके बारे में, जो मुझे नई चीज पता चली, आपको शायद पता होगी, इसकी नंबर प्लेट ग्रीन है, और दूसरा इसकी आरसी का खर्चा नहीं, अपने को पता नहीं था। आप 10-12 लाख की कार लेते हैं आजकल, नॉर्मल है 15 लाख की कार, पंजाब में तो 10% खर्चा है आरसी का, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस, 1.5 लाख रुपए खर्चा। अगर आप ई व्हीकल्स लेते हैं वो है ही नहीं। 25% के करीब सब्सिडी दे रही है जिस टाइम राइट नाउ चंडीगढ़ गवर्नमेंट, कि आप चंडीगढ़ के नाम पे ई व्हीकल्स परचेज करिए, क्यों, पोल्यूशन नहीं होगा। बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं एज एनवायरमेंट को स्टडी करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से कमीशन दे रही है, सब्सिडी दे रही है, कि अगर आप ई व्हीकल परचेज करते हैं 2 लाख रुपए कार सस्ती मिलेगी, गौर सब्सिडी मिलेगी, मतलब पहले आप पेमेंट करेंगे, फिर आपके लोन में अकाउंट में सब्सिडी आएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, कभी आपने नाम सुना हो, छोटे घर बिल्डर्स को ज्यादा पता है को, कि वो लोन लेते हैं, तो आप उनका लोन करवाइए 30, 35, 40 लाख, एरिया वाइज है, तो बंगला लेके लोन कराएंगे वो नहीं, ठीक है, एरिया वाइज है, गरीब लोगों के लिए हाउसिंग अफोर्डेबल स्कीम, उनके लिए घर, आप घर लीजिए, उस पर जितना इंटरेस्ट मिलेगा वो हम माफ करेंगे। तो ये डिडक्शंस का कुछ सीन है। ये चैप्टर हमारे कोई काम के नहीं, अगर मैं सर्कल करूं 4, 6 और 7 देखने के लिए, वैसे ही बढ़ावा दे रखा है इनको। 4 में क्या, जस्ट रेट्स हैं, वो आपको मैं अभी पढ़ा दूंगा 2 मिनट लेके। 5 में ये चैप्टर आप खुद देख रहे होंगे कितने पेज का, 4 पेजेस का, तो दिख ही रहा है कितनी हाइट रखता है ये, जस्ट एक थ्योरी पर्पस है, आज तक नहीं आया, पर आपके केस में पंगा नहीं लेंगे, करके चलेंगे, ठीक है। तो बोलना पड़ गया अपने को। तो 67 से 173 पेज का है, तो बच्चा कहे जी मैं ये 3 पेज नहीं करके गया, बाकी सारा पढ़ लिया, तो इनका कुछ नहीं पता वो क्या मन में आ जाएंगे पागलों के। तो उस अकॉर्डिंग लास्ट चैप्टर टिक करूंगा, जो मेरा 4 का कंटेंट रहता है हमेशा, एक ओवरऑल सिनेरियो देखते हुए, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका 101% क्लियर कट न्यूमेरिकल ही आना है। एक्चुअली क्यों, थ्योरी इसमें है ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि कारण तो ऊपर वालों में तो मैं तीनों में थ्योरी भी पूछ सकता हूँ, न्यूमेरिकल भी पूछ सकता हूँ, बट पहले वाले में न्यूमेरिकल छोटा बनता है, तो चांसेस 5 नंबर के हैं। पर असेसमेंट जो मैं बार बार बोलता था आपको, एक इंडिविजुअल, जैसे मैं इंडिविजुअल हूँ, असेसमेंट हमारे सिलेबस में है, इतना ही करके गए। यूनिट 2 में आए, अगर आप देख पा रहे हो, लगातार 3 चैप्टर दिख रहे होंगे आपको, तीनों के आगे वर्ड क्या है, असेसमेंट, और वर्ड भी पढ़ना,
HUF, फर्म और क्या AOP। और अच्छी बात बता दूं, तीनों न्यूमेरिकल, सबसे बड़ी बात, तीनों न्यूमेरिकल हैं। तीनों का न्यूमेरिकल आना है, तीनों मतलब कोई दो वो आपकी इच्छा रहेगी। और अच्छी बात है, तीनों अच्छे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट, बिकॉज इनका पिछले चैप्टरों से लिंक नहीं। जैसे कोई नया बच्चा अगर आगे बैठता है तो उसको मैं गारंटी दे सकता हूं कि यूनिट 2 में तो तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, तो यूनिट 2 का पहले लिंक से नहीं। हाँ, पहले चैप्टर का कुछ हद तक हम बातें करेंगे पहले यूनिट से, पहले पिछले सेमेस्टर से लिंक, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट जितने चैप्टर्स हैं सब थ्योरी हैं। और इंटरेस्टिंग चैप्टर आगे जाके आता है हमारे पास ये, अगर आपने कहीं भी लाइफ में नाम सुना हो, TDS नाम सुना हुआ है, या TCS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। एग्जांपल दे सकता हूँ, कभी गाड़ी परचेज करने जाएं आज के बाद, कभी शोरूम में जाएं या घर वाले लेके जाएं, ऐसे भी ना चले जाना, ठीक है, घर वाले लेके जाएं तो वहां सुनना, अगर 10 लाख से ऊपर गाड़ी होगी तो जो बिजनेसमैन है, डीलर है, कि वर्ड बोलेगा सर 1% TCS लगेगा, 1% TCS। तो कोई ये क्या बला गई अब, रुकेगा कुछ नहीं सर, एक बार आपको टैक्स देना होगा, बाद में जो आप रिटर्न भरेंगे तो वो आपको क्या आ जाएगा, रिफंड आ जाएगा, बिकॉज उतना आपका टैक्स बनता ही नहीं। अब मैंने 11 लाख की कार ली, 1% कितना होता है, 11,000 रुपये, एक बार मुझे देना पड़ेगा, गाड़ी आ जाएगी, घर में आ जाएगी, जब रिटर्न भरूंगा आफ्टर 1 ईयर, अगले साल रिटर्न भरूंगा, जैसे अभी 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, तो इसकी रिटर्न कब जाएगी मेरी, 31 जुलाई तक, 4 महीने का टाइम होता है आपके पास रिटर्न को सेटल करने के लिए। तो उस टाइम मेरा जो CA वकील होगा या मैं होऊंगा, मैं क्लेम कर लूंगा कि मैं ऑलरेडी 11,000 रुपये टैक्स दे चुका था, जबकि मेरा टैक्स तो बनता ही नहीं, तो मेरी इनकम तो वही 3-4 लाख वाला बंदा, 5 लाख तक आपको पता है रिबेट है 87A का, उपासना जी को ज्यादा पता है ये रिबेट है कि नहीं है, क्योंकि वो रिबेट सिर्फ किसको मिलता है, इंडिविजुअल एंड रेजिडेंट को। ये मैडम HUF को भी दी आई थी, हो जाता है कई बार कि हमारे मन में होता मैं दे देती, तो उस कोडिंग है डिडक्शन, ठीक है। तो ये कुछ स्लैब रेट्स हैं, जाने जल्दी, स्लैब रेट्स फॉर इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, मेल फीमेल कोई हो, पहले 2.5 लाख तक माफ है, अगले 2.5 लाख के 5 लाख तक 5%, 5 से 10 20, 10 के ऊपर 30। अगला, अगर आपकी एज 60 और क्या है जल्दी बोलना, मोर बट लेस देन 80, एग्जैक्ट 79, तो 0 से 3 लाख माफ है, 3 से 5 5%, 5 से 10 20, 10 के ऊपर 30। अगर आपकी एज 80 या 80 से ज्यादा है, 80 या 80 से ज्यादा है, तो पहले 5 लाख पे 0, अगले 5 लाख पे 5 से 10 20 ही है, ठीक है, और 10 के ऊपर 30। नेक्स्ट एक वर्ड था सरचार्ज, आज थोड़ी बात कर लेता हूं अगर समझ आ सके। अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग 3 इनकम, इंक्लूडिंग 3 तरह की इनकम, नंबर वन डिविडेंड, नंबर 2 111A एंड नंबर 3 112A। 111 क्या था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, दोबारा बोल रहा हूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स। तो याद रखना कुल मिला के सारी भाई बहन शेयर के, डिविडेंड भी शेयर ही आता है, तो डिविडेंड 111A 112A। अगर ये 50 लाख से इनकम ज्यादा है दृष्टि 1 करोड़ तक, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, टैक्स के ऊपर टैक्स, पहले आप टैक्स लगाएंगी। मान लीजिए आपकी इनकम उपासना 51 लाख है, 51 लाख है, सरकार कहती है आमंदा नहीं है, 50 लाख होता तो मैं आपको आम मानता था, तो 51 लाख आपका 50 लाख क्रॉस कर गया, आपको 51 पे तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा, जो बनता है वो 30 करके जो आएगा, प्लस जो टैक्स आएगा उसका 10% अलग से आपके अंदर क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। फिर अगली स्लैब आई, 1 करोड़ से कहां तक जल्दी बोलना, 2 करोड़, अगला 2 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से ऊपर जाएंगे तो अलग अलग रेट थे, ये सरकार के डिफरेंट रेट थे, लास्ट 2-3 साल पहले ही चेंज हुए हैं, इससे पहले ऐसा कुछ चेंज नहीं था। नेक्स्ट इसको छोड़ते हुए अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं अपनी समरी की तरफ, ये रही, आप सिर्फ यहां से देखिए, सर यहां से देखिए, मैंने ग्रुप में आपको शेयर कर दी है PDF, एक और करूंगा भी, ठीक है, आराम से पढ़िए। पहला सेक्शन, पहला पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय, पेपर में आता है क्वेश्चन, 10 पॉइंट्स आने हैं थ्योरी के, 10 ही हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्लबिंग ऑफ इनकम। सर सिंपल, मेरी भाषा में, जब इनकम किसी और की है, इनकम किसी और की है और ट्रांसफर की जा रही है किसी और को, फॉर अवॉइडिंग द टैक्स लायबिलिटी, फॉर अवॉइडिंग द टैक्स लायबिलिटी, आप कर लीजिए, हम मना नहीं करेंगे, इस चीज में सरकार आपके बीच में बोलेगी, बट हम टैक्स अल्टीमेटली उससे लेंगे जिससे इनकम बिलोंग करती है। जैसे कि मैंने बड़ी कॉमन एग्जांपल हमेशा कई बार दी है, पहले ये प्रॉपर्टी मेरे नाम है, रेंट पे है, मैंने अपने टेनेंट को, किराएदार को बोल दिया यार एक काम कर दिया कर, तू चेक मेरे नाम पे ना बनाया कर, चेक मेरे मिसिस के नाम पे बना दिया कर, अंकिता गोयल के नाम पे बना दिया कर, वो कहता सर कोई दिक्कत नहीं,
आपको पैसे देने, आपको दिए, मिसेज को चेक दिए, बात तो एक ही है, कोई दिक्कत। अब प्रॉपर्टी किसके नाम है? मेरे नाम। चेक किसके नाम जा रहे हैं? मिसेज के नाम। तो कॉमन सेंस है, उसके अकाउंट में जाएंगे, उसके अकाउंट में पैसे आएंगे 50,000 रुपए साल का, 6 लाख रुपया। तो गवर्नमेंट उससे क्वेश्चन पूछेगी तेरे पास 6 लाख कहां से है, तेरे पास तो प्रॉपर्टी नहीं हुई, जबकि प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? मैं हूं। तो साफ पता चल रहा है मालिक आप हो। आप जस्ट क्या कर रहे हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम। अपनी इनकम डाइवर्ट कर रहे हो, बिकॉज कहीं दृष्टि वो 6 लाख मेरे में आते, मेरी इनकम ऑलरेडी 10 लाख है यार, मेरी इनकम ऑलरेडी 10 लाख है, 6 और आते तो कितने बनते पर्ची? 16 लाख। और 10 के ऊपर मैं जितना जाता मुझे 30% क्या देना पड़ता? टैक्स। मेरी मिसेज की इनकम ही कोई नहीं है, उसको अगर 6 लाख मिलता भी, याद करिए पढ़े लिखे लोग हैं, सी वाला दिमाग लगाइए, 1,50,000 जिसको मैं क्या दिलवाता? 80 की डिडक्शन। कितनी इनकम रह जाती है इसकी? 450। 450 5 लाख से कम है, उसको टैक्स देने की जरूरत ही नहीं। कहीं मुझे साफ साफ 30% पड़ता। आप 1,80,000 रुपये बचा रहे हैं छोटी सी बात से कि चेक मेरे नाम पे नहीं, चेक मिसिस के नाम पे दे दो। तो लोग कहते नहीं बड़े काम में ऐसे कर दो ऐसे कर दो, कोई बच्चा मुझे बताता है पेमेंट, मैं धीरे सर के नाम पे डाल दो। कारण क्यों? मेरा अकाउंट तो ऑलरेडी इतना चल चुका, मेरे अकाउंट में ऑलरेडी इतने क्रेडिट्स हो चुके, एक लिमिट क्रॉस कर जाएंगे, फिर मुझे टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, मुझे क्या फायदा हुआ? फिर हमने क्या करा, 2-3 अकाउंट्स ऑपरेट किए हुए हैं, मतलब मिसिस के अकाउंट ओपन करवा दिया, सारा मटेरियल मेरे पास है, उसको नहीं दूंगा ना। हाँ, एटीएम उटीएम कार्ड सारा सामान वो अपने पास है, कारण उसका अलग अकाउंट खुलवा दिया, तू वहीं और खुलवा जा, ठीक है, उसमें कर अपने रख, तेरे 200 रुपये रखने हैं, ये जो भी पैसे रखने हैं, क्यों? उसका अकाउंट या पीएनबी में ओपन कराया, मेरे पास नजदीक है, कोई फीस लेनी है, कोई एंट्री घुमानी है, उसका अकाउंट ऑपरेट कर रहा हूँ, और मेरा अकाउंट ऑलरेडी चल चुका। तो उस कोडिंग क्लबिंग ऑफ इनकम की प्रॉपर्टी किसी और के नाम, रेंटल किसी और के नाम। तो ऐसे एक पॉइंट नहीं है, आगे तक बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं आपको जज कराता हूं, आइए का ध्यान से पढ़िए। नंबर 1, सेक्शन 64(1)(a), पहले तो पहले ही पॉइंट क्या आ गया जो आपकी बुक में 9th नंबर पे इसने पहले दिया, क्या? इनकम ऑफ अ, बड़े ध्यान से बोलना, आपका दिमाग क्या कहता है वैसे। अगर कोई माइनर बच्चा इनकम कमाता है तो क्या होना चाहिए? इसको रॉ को छोड़ दो, क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सोचो, अगर कोई माइनर बच्चा इनकम कमाता है तो क्या होना चाहिए? सोचिए। एग्जाम नहीं है जी, टैक्सेबल है जी। तो पहला क्वेश्चन आपको तो ये आना चाहिए, है ना, माइनर की इनकम क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, माइनर की इनकम क्या होगी? सारा कौन सा चाय की टपरी पे काम करता है वो? माइनर की इनकम क्या होगी? मान लीजिए उसके फादर ने, उसके दादा ने उसके नाम पे एफडी करा रखी है, उसके बर्थडे पे बहुत सारे गिफ्ट इकट्ठे हो गए, तो बहुत सारे शगन इकट्ठे हो गए, पैसे इकट्ठे हो गए, तो वो टैक्सेबल। बर्थडे माफ नहीं होता आपको याद? बर्थडे माफ नहीं, आपको पता है, मैरिज माफ है, ठीक है ना, वो रखना। तो माइनर की इनकम क्या होगी? उसके ग्रैंड फादर ने, किसी रिश्तेदार ने उसको डिबेंचर्स गिफ्ट कर दिए, उस डिबेंचर्स को उसको क्या आता है? इंटरेस्ट आता है। तो हमने लॉ बनाया, इनकम किसके हैंड में क्लब होगी? उसके मदर या फादर, सिंपल। और एओ ने बड़ा मजा लिया, एओ कौन? असेसिंग ऑफिसर। वो कहता मदर फादर में फिर लड़ाई हो जाएगी, मदर या फादर में, किसमें? मैं कहा मदर या फादर में भी उसकी इनकम में, जिसकी इनकम क्या होगी? ज्यादा होगी, सास की मियां वो भी। क्यों? मदर की इनकम 3 लाख, फादर की इनकम 8 लाख, मदर की इनकम 3 लाख, फादर की इनकम 8 लाख, बच्चे को आता है मान लो 2 लाख का इंटरेस्ट। अगर फादर में जोड़ेंगे तो 8 + 2 कितने बन गए? 10 लाख। 10 लाख पे टैक्स भी ज्यादा बनने वाला है। मदर में जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? 3 लाख पहले माफ था, दो और भी जोड़ लें तब भी 5 लाख। 5 लाख पे आपको पता है इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, टैक्स बनता ही नहीं। 2.5 लाख माफ है, अगले 2.5 लाख पे रिबेट मिल जाएगा। तो ये पॉइंट। फिर आपका दिमाग क्या कहता है? सुनना सर, अगर मान लीजिए माता पिता इकट्ठी नहीं रहती, उनका डिवोर्स हो गया, हाँ जी हो सकता है, फिर कॉमन सेंस हमने बड़ा सिंपथी आंसर दिया, जिसके साथ बच्चा रहेगा, अगर वो मदर के साथ रहेगा तो मदर के हाथ में इनकम क्लब की जाएगी, फादर के हाथ रहेगा फादर के साथ क्लब की जाएगी, सिंपल चीज। अगर वो लिव अपार्ट है, अलग अलग रहते हैं, क्या ये सर कभी डिसीजन चेंज भी हो सकता है? हाँ जी, अगर एओ को लगा कि कुछ सालों बाद, 4-5 साल बाद, बच्चा तो माइनर ही है, कि मदर की इनकम होगी 9 लाख, फादर की इनकम उल्टा कम होगी, या वही वही 8 लाख है, तो वो अपना डिसीजन चेंज कर सकता है, इनकम क्लब चेंज कर सकता है, किसके हैंड में? मदर। बट ऐसे नहीं करेगा, बाय गिविंग अ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आपने लाइन सुना ये? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, आपको वहां बुलाया जाएगा, बिठाया जाएगा, बताया जाएगा, ये कुछ होगा। बट 3 केस ऐसे हैं प्राची जहां इनकम क्लब नहीं होगी, जहां माइनर को ही टैक्स देना पड़ेगा, अगर वो अपने दम पे पैसा कमाता है, स्पेशली एबल चाइल्ड, टैलेंट हंट, एक्टिंग स्कूल्स, या डिसेबल है बेचारा, किसी बीमारी से जूझ रहा है। आप इंस्टाग्राम पे आजकल बड़ा देखते हैं, ये बच्चे को बहुत अजीब सी बीमारी है, इसको काफी ज्यादा पैसे की नीड है, कई एक्टर्स भी इसको प्रमोट करते हैं, तो कुछ आप दान दीजिए। तो हम लोग 10, 20, 30, 50, जैसा हमारा सर्कल, 100, 200, 1000 करके डोनेशन देते हैं, तो उसके पास तो मंग करे पूरे इंडिया भर से पैसा आ रहा है, अगर वो इस लेवल पे कर रहे हैं। एक्टर्स क्यों साथ देते हैं? उनका फॉलोअर ज्यादा है, एक एक्टर ने कुछ डाल डाल दिया तो 10 लाख लोगों तक रीच करेगा वन टाइम में।
तो लोगों ने 10-10 भी निकाल दिया उसके लिए, तो भाई करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, सिंपल सी बात, तो उस बच्चे का इलाज हो जाएगा, जो उनकी थिंकिंग है। बट सरकार बीच में, सिंपथी के थोड़ी सी बीच में जो जगह होती है वहां सरकार है। सरकार कहती सिंपथी एक जगह, बच्चा बीमार है एक जगह, तो उसकी हेल्प कर रहा है वो भी एक जगह, पर करोड़ रुपए हैं अकाउंट में। अब करोड़ रुपए कहाँ यूज हो रहे हैं हमें भी नहीं पता। एग्जैक्ट उस बच्चे के ऊपर यूज हो भी रहे हैं, जब उस बच्चे की हेल्प से एक्टर करोड़ रुपए इकट्ठा कर गया। हमें क्या पता, बिजनेस आजकल कुछ भी चल सकता है, ठीक है। तो पूरी स्टडी यहाँ पे करी जाएगी, तो ध्यान से सुनना। इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट हुज इनकम इज मोर बिफोर क्लबिंग ऑफ क्या, माइनर इनकम। बिना इनकम जोड़े पहले बिठाया जाएगा माता पिता को, तुम में से इनकम किसकी ज्यादा है, मदर या फादर, उसकी इनकम में बच्चे की इनकम क्या कर देंगे, वासना क्लब कर देंगे। अगला पॉइंट, एक्सेप्शन क्या, ध्यान सुनना। इन द फॉलोइंग थ्री केसेस इनकम इन द हैंड ऑफ माइनर ही होगी, जबकि 18 से पहले तो पैन कार्ड ही नहीं बनता। याद है, 18 से पहले तो पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर ही नहीं बनता, बट इस केस में बनाना पड़ेगा। सारे गामा, ठीक है ना, वॉइस ऑफ इंडिया, जो भी बच्चे करते हैं जाके, ठीक है ना, वो डांस डूंस करके नाच नूच के पैसे लेके आ रहे हैं, ठीक है, 10-15 लाख रुपए उन्होंने कमाए। सही है यार, करते नहीं वो, आप देखते नहीं टीवी पे, छोटी सी बच्ची होती है 3 साल की, कैसे घूम जाते हैं वो, तो कुछ भी कर रहे हैं वो। तो इनकम ड्यू टू मैनुअल वर्क, इनकम ड्यू टू स्किल एंड टैलेंट, आर्ट, सिंगिंग। अब आर्ट है, जीत गए 10 लाख रुपए, 30% तो हमें टीडीएस चाहिए, 10 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपए। तो बिना पैन कार्ड के कैसे डिडक्ट करेंगे, तो वहां पेरेंट्स को नहीं बुलाया जाएगा, उसका ही स्पेशल नंबर पे पैन कार्ड अप्लाई कराया जाएगा, रिटर्न भी प्रोवाइड जाएगा, प्रोवाइडेड। ओके, एंड लास्ट आ गया माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी। आप आगे जाके पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80U, सरकार ने कुछ बीमारियां बताई हैं कनव, कि किस किस बीमारी को हम लोग डिसेबल मानते हैं। 80U है, 80D, दो सेक्शन है हमारे पास, DD, तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चा कैंसर वगैरह कहता है, ठीक है। अभी और भी होंगी बहुत सारी बीमारियां, हमारा कंसर्न ये नहीं है, बट दिस इज द सेक्शन। दोबारा क्या रिकॉल है, इसका शॉर्ट नोट बताता है 5 नंबर में, इनकम ऑफ अ माइनर या ट्रीटमेंट ऑफ माइनर इनकम। तो आप बड़ा अच्छा लिख सकते हैं इसके ऊपर, तो जितना मर्जी बढ़ा के लिखिए कि माइनर की इनकम पे, पहले तो माइनर को टैक्स नहीं देगा, माइनर की इनकम क्लब होगी इन द हैंड्स ऑफ ईदर पेरेंट्स, मे बी मदर और फादर, हुज इनकम इज मोर before clubbing of minor income. But there are three exceptions. Number one, income due to manual work, income due to skill and talent, income due to person या minor suffering from disability. इतनी बात हुई थी कनब, 13 पॉइंट आ गया जो एग्जाम बोल रहे थे, बट एग्जाम बोर्ड बड़ा छोटा रखा हुआ है, ज्यादा एग्जाम हमने किया। 1500 रुपए पर एनम, सुन के बड़ा धक्का लगता है कि बड़ी छोटी लिमिट है ये 1500 रुपए। अगर माइनर की इनकम 2 लाख रुपए है, मैं उस पेरेंट्स को एक बच्चे का 1500 रुपए साल के माफ करूँ तो कुछ भी लगते हैं उसके आगे, बट सरकार का लॉ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1032। जहां मैंने 10 बोला, आप फिर समझ सकते हैं सर 10 बोल रहे हो तो पक्का एग्जाम्पशन की बात आने वाली है, और 32 उसका नंबर है, इनकम ऑफ आ लिखा भी हुआ है, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1032, इनकम ऑफ माइनर क्या, क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट, देन एग्जाम्पशन मिलेगी पर चाइल्ड। पर आज भी एक लूप होल है, आज भी एक लूप होल है, हमारे डाउट्स आ जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार, किसी बुक में ये नहीं लिखा हुआ कितने बच्चों तक। हर जगह सरकार ने एक्सप्लेन किया हुआ बच्चे दो ही अच्छे, पर यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया बच्चे दो ही अच्छे। यहाँ बस ये लिखा हुआ है 1500 रुपए पर एनम पर चाइल्ड। कभी आपका भी प्रैक्टिकल डाउट आ गया, इस पे हम कभी केस स्टडी चेक करते हैं, कोई राइटर कह देते हैं जी नहीं लिखा, तो फिर जितने मर्जी बच्चे 3 हो 4 हो, तो 1500 रुपए पर चाइल्ड इंटू 4, 6000 रुपए पर उनकी इनकम हो। अब बड़ा अजीब क्वेश्चन आ जाता है, वैसे बड़ा अजीब ही बनता है वो, बच्चे की इनकम ही 1200 रुपए, 1200 रुपए बच्चे की इनकम है, तो माफ कितना कर रहे हो आप, 1500, पर 1500 माफ नहीं होगा, फिर कितना होगा, 1200। नेगेटिव थोड़ा करेंगे यार, कोई बात आ गई, फिर नेगेटिव थोड़ा करेंगे, पर 1500 रुपए पर एनम है। बहुत बच्चे गलती करते हो, याद रखते हैं, पता नहीं क्यों को लगता है बड़ी छोटी लिमिट है, वो अपने आप इसको पर मंथ कर लेते हैं, तो प्लीज वहां पर मंथ नहीं है, इट्स अ पर एनम। अगला पॉइंट जल्दी पड़ेगा, वंस क्लबिंग ऑफ माइनर इनकम इज डन with that of one parent, it will be continue to the club with that of parent in the subsequent year. एक बार अगर मदर में इनकम क्लब होने लगी तो मदर में ही होगी। The AO may however club the minor income with that of other parent if after giving the other opportunity of being heard he satisfied that necessary to do so। वरना नहीं मैं पंगा लूंगा, वरना जो एक और फैसला हो गया। अगर मुझे बीच में कभी लगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके, कोई धक्का नहीं कर सकते यार, हिंदुस्तान है, तो आपको हर जगह फोर्सफुली कह सकते हैं, मुझे तो ब्लेम करा जा रहा है, जब मुझे तो मुझ पे थोपा जा रहा है, थोपा नहीं जाएगा, आपको बिठा के पूछा जाएगा कि मुझे इनकम ज्यादा लगी मदर की तो मैंने उसमें क्लब कर दी, अब मुझे फादर की लग रही है, या कोई कारण डिवोर्स हो गया, बच्चा फादर के साथ चला गया, तो रीजन तो सुनिए यार, अब बच्चा रहता ही कहाँ पे है, फादर के साथ, तो इनकम क्लब भी किसके हाथ में होगी,
अगला पॉइंट आ गया, वेयर द मैरिज ऑफ पेरेंट डज नॉट क्या रजे सबसिस्ट, द इनकम ऑफ माइनर विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ दैट पेरेंट हु मेंटेन्स द माइनर इन द ये भी तो हो सकता है आने वाले टाइम में मूवीज में देखते हैं कि पहले 5 साल आप बच्चे को रखेंगे, उसके 5 साल वो बच्चे को रखेगा, या एक एक साल, जो भी सीन है। तो भी इसने वर्ड ही खत्म कर दी, सदा नहीं कहा, इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, जिस साल की इनकम है थी उस साल बच्चा किसके साथ था, बात खत्म करते हैं। अगला पॉइंट, इट मे बी नोटेड दैट क्लबिंग प्रोविजन आर ट्रैक्टेड इवन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ माइनर मैरिड डॉटर। माइनर मैरिड, वैसे सुनना बड़ा अजीब लगता है, 18 साल से पहले बाल विवाह, वही बना ना आनंदी वाला सीन, हाँ, तो वही होनी वो कलर्स वाली, तो उसका शादी कर दी, उसका छोटू आ गया कि हाँ भाई इनकम है तो मैं देखूंगा, नहीं, तो उसमें भी माइनर मैरिज में कि चाहे उसके हकदार उसके घर वाला है नहीं, तो आज भी क्लब उसके माता पिता में ही होगा। लास्ट पॉइंट, चाइल्ड इन रिलेशन टू इंडिविजुअल्स का ज्यादा ओपन माइंड होगी, स्टेप चाइल्ड भी चलेगा, अडॉप्टेड चाइल्ड भी ऑफ दैट इंडिविजुअल, दिस इज द कंप्लीट सेक्शन ऑफ द इनकम ऑफ अ माइनर। कुछ नीचे मैंने नोट्स में इसलिए बोलता हूँ, ये लिखना तो होता है पेपर में, बट आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ देख लिखेंगे कि हाँ कितना को बढ़ाना है, पर आपको पूरी बातें पता होनी चाहिए माइनर के अलावा, इसके अलावा आप अपनी बुक से कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट है ये, डन हो गया। अब शुरू होता है अगला पॉइंट, ये एक पॉइंट था, अगला ध्यान सुनना, एसेट ट्रांसफर टू क्या स्पाउस। अब मैंने एसेट ही क्या कर दी रजे ट्रांसफर, ये में रहिएगा इफ एनी इंडिविजुअल, अब कभी कंपनी नहीं सुनेंगे यहाँ पे, कंपनी फर्म एचयूएफ सुनने को मिल सकता है, लास्ट पॉइंट में भी आएगा, मोस्टली हर जगह कौन मिलेगा, इंडिविजुअल। क्या कर रहा है, ट्रांसफर एनी एसेट टू हिज हर स्पाउस विदाउट विदाउट क्या कंसिडरेशन, और फॉर क्या inadequate consideration, then the income from such asset is received by spouse, but tax on such income is paid by, यहाँ बच्चों को ना कहीं एक कॉन्ट्राडिक्ट आ जाता है दिमाग में, पता नहीं कैसे, उनको लगता है शायद सरकार हमारी प्लानिंग रोके, नहीं, सरकार आपके घर के घरेलू झगड़ों में नहीं आना चाहती, आपने अपनी मिसेज को प्रॉपर्टी फ्री में दी, इनएडुकेट दी, यार मेरा ये कंसर्न थोड़ा, मेरा ये मैटर थोड़ा, मैं वहां जाके लड़ाई करूं, हाँ भी तू क्यों दे रहा है, क्या चक्कर है तेरा, अपने को मैटर ही नहीं, अपना मैटर ये है चेक करो क्या उस एसेट से कोई लिंक है, क्या उस एसेट से कोई इनकम है, कोई रेंटल, अगर शेयर्स दे रहे हो, जरूरी नहीं एसेट मतलब प्रॉपर्टी हो, कोई शेयर्स दे रहे हो तो उसका डिविडेंड, कोई डिवेंचर्स दे रहे हो तो उसका इंटरेस्ट, कोई एफडी दे रहे हो तो उसका इंटरेस्ट, तो कुछ भी वो आप करिए प्लानिंग, आपकी मिसेज है फ्री में दीजिए, कम पैसे पे दीजिए, जैसा मर्जी करिए, बट साहिल जी टैक्स हम आपसे ही लेंगे, ये मानते हुए चाहे इनकम का इंटरेस्ट किसको मिला है, मिसेज को, बट हम डीम्ड मानेंगे, क्या बड़ा है डीम्ड मानेंगे, ये इंटरेस्ट आपको ही मिला है और इसके ऊपर टैक्स भी आप ही देंगे। तो इसलिए पहला पॉइंट ये आता है क्लबिंग ऑफ इनकम का, कि एसेट ट्रांसफर करी मिसेज को विदाउट कंसिडरेशन या फॉर इनएडिक्वेट, साफ पता चल रहा है प्लानिंग है, एसेट दिखा रहे हो आप। और अगला पढ़ना नोट क्या है, द अबव प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली इफ रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ शुड क्या एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ क्या ट्रांसफर ऑफ एसेट एज वेल एज एट द टाइम ऑफ क्या, ये तो कॉमन सेंस है, अगर रिलेशन ही एग्जिस्ट करता मैं कुछ देने वाला हूँ इसको, सुनने वाली बात है, अगर आपका वाइफ के साथ रिलेशन ही नहीं है उसको मैं प्रॉपर्टी दूंगा क्यों, पागल है, सिंपल सी बात है, मजा दफा या सिंपल, तो सिंपल एप्लीकेबल रिलेशनशिप, तो हस्बैंड एंड वाइफ का जैसा रिलेशन होगा और दोनों टाइम रिलेशन होना चाहिए, नंबर वन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट, यार कॉमन सेंस है, तो सरकार लॉ बना रही है ऐसे चीजें कि अगर रिलेशन नहीं है तब भी एसेट, तो कौन देता है, लोग अपने घर वालों को नहीं देते, वो तो फिर अपनी वाइफ है, तो इसमें क्या दो टाइम रिलेशन में एग्जिस्ट हो, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर जब प्रॉपर्टी दी थी तब वो आपकी वाइफ थी, और जिस टाइम इनकम आ रही है तब भी वो आपकी वाइफ है, अदरवाइज ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, आप प्लानिंग के लिए कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट बीच में आगे कुछ और हो गया, लग गया क्या, अब प्रोविजन क्या बोल रहे हो बस, नॉट एप्लीकेबल, कहता ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी, बड़ा जेन्युइन कॉज बनाया सरकार ने, क्या इफ एसेट ट्रांसफर इज कनेक्शन विद क्या एग्रीमेंट टू लेवा पार्ट, जैसे आजकल वो क्या वर्ड बोलते हैं इसको, कोर्ट में जो लड़कियां केस करती हैं, एलुमनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलुमनी मनी, हाँ, तो केस कर दिया कोर्ट में लड़की ने लड़के के ऊपर, तो पार्टीशन में जज ने बोल दिया इनको रहने के लिए घर दिलवाइए, मैं तो खुद कराए रहता हूँ मैं कहाँ दिलवाऊं, आप इतने अमीर हो तो बात क्या थी, मैं फिर तो बात यहाँ तक आती ना, मैं बाहर ही नहीं बैठ देता पैसे उसे देके, हैं इसको घर दिलवाइए, मैं जहाँ करे भी मैं तो बाहर नहीं, सिंपल है कॉन्ट्रा कर लेंगे, तो सरकार कहती वहां सेक्शन हम एप्लीकेबल नहीं करेंगे जहां पे ये बाय जेन्युइनली फॉर लीव अ पार्ट कोई एसेट उसको दी जाएगी, तो वहां तो कोर्ट ने मुझे ऑर्डर करा कि इसको घर दिलवाइए, तो आपका घर दिलवाया, और कॉमन सेंस है पैसे थोड़ा लूंगा यार, आपने पहले तो वही तो पढ़ा विदाउट कंसिडरेशन, आप कहते जी आ गया लॉ, आपने उसको घर ट्रांसफर करा विदाउट कंसिडरेशन करा, मैं क्या सर कारण कुछ और है, फॉर लीव अ
अपार्ट। नॉट कोई कारण ये है कि मैं प्लानिंग कर रहा हूं, तो मेरा वहां प्लानिंग मोटिव नहीं था, तो सरकार ने वहां क्लबिंग नहीं लगाई। उससे अगर कोई इनकम आएगी, अगर इनकम आएगी वो मिसेज की होगी, मेरी इनकम नहीं होगी। तीसरा पॉइंट, इफ हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय एन इंडिविजुअल टू हिज स्पाउस, और किसको, माइनर चाइल्ड, माने बच्चे को दे दिया या स्पाउस को दे दिया, नॉट बीइंग, कभी भी नहीं, माइनर मैरिड डॉटर को नहीं, बिकॉज ऑफ, उसके बाद अगर आप माइनर मैरिड डॉटर या मैरिड डॉटर को, बोली माइनर तो छोड़िए, मैरिड डॉटर को अगर आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं, कल को आपका उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई हक नहीं। मैंने कहा बताया भी था, अगर घर में दो भाई एक बहन है, तो प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है, तो म्यूचुअली आज के जमाने में तो कर देते हैं, प्रॉपर्टी दे सकते हैं, वरना उसको कैश दिया जाएगा, उसको प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी कि राजा कोई धक्का नहीं है, तो मन को ठेस ना लगा कि तेरे से प्यार नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, दो भाइयों से प्यार है, सिर्फ बेटे से प्यार है, लड़की से प्यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप वैल्यू करा, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तेरा शेयर 1/3 बनता है, ये पकड़ 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ की ज्वेलरी ले, तू प्लॉट ले, जो मर्जी ले, पर प्रॉपर्टी नहीं तुझे मिलेगी, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी तुझे दी, कल को कारण है प्रॉपर्टी बढ़नी है, अपने घर की प्रॉपर्टी है, बच्चे को छोड़ के अब किसी और को दे रही, अब वो तो चली गई, शादी हो गई, कल को उस प्रॉपर्टी का हकदार अपने एंड पे कोई नहीं होगा, अपनी फैमिली से, उसकी फैमिली से शुरू हो जाएंगे, उसके बच्चे, उसका पहले हस्बैंड, उसका पहले हस्बैंड, फिर आगे उसके बच्चे, तो अपने साइड से तो काटी होगी ना, तो अपा क्यों काटी मानना चाहते हैं। तो सेम चीज, अगर मैंने कोई एसेट ट्रांसफर करी इंडिविजुअल बन के, स्पाउस को, माइनर सन को, माइनर मैरिड डॉटर को भी, ये नोट बोल के, विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट, देन सच इंडिविजुअल ही क्या माना जाएगा, जल्दी बोलो, डीम्ड ऑनर, एंड सेक्शन 64 अप्लाई। क्लबिंग नहीं होगा, कारण आप ही तो उसके क्या बन जाएंगे, डीम्ड ऑनर। तो वहां पे आपका कौन बीच में आता है, हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी बीच में आता है कि घर का मालिक कौन, आप लोग हैं। तो उस क्वेश्चन में ये एक पहला पॉइंट था, तक क्या, एसेट ट्रांसफर करिए किसको, स्पाउस को, पेपर लिख कर आइएगा, विदाउट कंसिडरेशन या फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, देन क्लबिंग किसके हाथ में होगी, इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर, नॉट इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरिंग। बट 3 पॉइंट्स आर देयर। पहली कंडीशन, जिस टाइम एसेट ट्रांसफर करी एंड जनरेशन ऑफ इनकम हुई, तब रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट एज अ हस्बैंड वाइफ, जो आपके बीच में था। दूसरा, अगर लिव अपार्ट रहते हैं तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। तीसरा, अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी इंडिविजुअल को, माइनर चाइल्ड को, डॉटर को नहीं, डॉटर को नहीं, मैरिड और माइनर कोई भी नहीं, ठीक, विद और विदाउट एनालिटिकल कंसिडरेशन, देन वहां पे 64 नहीं लगेगा, वहां पे कंसेप्ट क्या आ जाएगा, डीम्ड ऑनर आ जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन पढ़ना, क्या लिखा हुआ, जल्दी पढ़ना जी, यहां से, एसेट ट्रांसफर टू क्या, अब आप अपने बेटे, अपने वाइफ को पहले एसेट दे रहे थे, अब बेटे की वाइफ को, तो बात तो फिर वही प्लानिंग आ गई, तो वही सरकार कहती करी जाओ सर, पैसा ट्रांसफर करो, जो मर्जी करो, बट टैक्स हम आपसे ही लेंगे, ना कि किसी और से। अब ध्यान सुनना, इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी एसेट टू हिज हर सन वाइफ विदाउट कंसिडरेशन, दो ही वर्ड है मेरे पास, तो अगर देख रहे हो आप, विदाउट या फॉर inadequate, then income from such asset, अगर मैं बॉक्स करूं पहले से, received by son wife, receive वो करे, रेंट रूंट उसके नाम पे आएंगे, but tax on such asset paid by, तो हमें कोई मतलब, हमें क्या फायदा हुआ। सरकार कहती, आप कहोगे मैंने इतना प्लानिंग करा, एसेट भी दी, उससे रेंट भी उसको आए, और टैक्स फिर मुझे देना पड़ रहा, यही तो क्लबिंग है, यही तो सरकार ने पॉइंट कहा, आप बिना पैसे के करना है तो बाय पैसा करिए, बाय कंसिडरेशन ट्रांसफर करिए, तो चक्कर तो भैया उसके पास पैसे कहां से, तो उसके बाद पैसे कहां से होंगे, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेटे की वाइफ को देनी है, उसके पास 2 करोड़ कहां पे है, मैं क्या आप दे दीजिए, बात तो वही आ गई। हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे थे कि प्रॉपर्टी कल को छुड़वा भी लेंगे, कैश देकर कहां जाएंगे, सिंपल। तो ट्रांसफर में नहीं, नोट पड़िएगा, अब प्रोविजन फिर वही है, रिलेशनशिप ऑफ फादर एंड मदर इन लॉ, जो भी उसको अपनी नूह हुई, उनकी बहू हुई, मदर इन लॉ या उसके साथ सोरा जो भी हुई, फादर इन लॉ, रिलेशनशिप होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड एट द टाइम ऑफ क्या, जनरेशन ऑफ, मतलब वही कॉपी पेस्ट फ्रॉम द हस्बैंड एंड वाइफ। मैं इसको याद करने का चैप्टर को बड़ा आसान तरीका बोलता हूँ, एसेट ट्रांसफर टू वाइफ, एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, मतलब लिंक्ड पॉइंट है, और अंदर के पॉइंट भी बड़े लिंक्ड है। अगला पॉइंट ध्यान से पढ़िए, क्या है जी, एसेट ट्रांसफर टू क्या बोला, जल्दी बोलना, एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ क्या, जल्दी बोलना, स्पाउस या क्या, सन्स वाइफ, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसफर। जैसे कि मैंने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ऐसे ही किसी को नाम पे ट्रांसफर कर दी, राम श्याम, मोस्टली लोग कहते हैं ट्रस्ट होते हैं, मोस्टली क्या लोग होते हैं, ये ट्रस्ट, जैसे ट्रस्ट बनाते हैं एनजीओ की तरह, उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी कि रेंट किसके नाम पे आएगा, अब तो थर्ड बंदा है, अब तो कोई भी घर का बंदा नहीं, ना मेरी वाइफ है ना मेरी बेटे की वाइफ है, अब तो एसेट किसी और के पास है, बट वो इनडायरेक्टली पैसे रेंट ला के किसको दिया करेगा, अपनी मिसिस को या मेरे बेटे की वाइफ को, तो वो भी क्या बन जाएगा, एक तरह का इनडायरेक्ट ट्रांसफर, तो वहां पे भी क्लबिंग लगेगा, और आपके हैंड में ही क्या लगेगा, टैक्स पड़िएगा। इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी एसेट टू एनी पर्सन विदाउट, क्वेश्चन तो सारा विदाउट क्या है,
आप कहोगे उसको विदाउट क्यों दे रहा है भाई, तुम्हें बताओ, आज के जमाने में मैंने कभी देखा नहीं कोई नीचे से जा रहा हो मुझे कहे सर जी इधर आइए, मैं हाँ जी हाँ जी आ गया, क्या 2 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी, मैं कहा, कल आज ही चलें, कि कल क्यों, ऐसा तो कोई मिला नहीं आज तक, तो मिला नहीं, इतनी साल उम्र हो गई, कि कल को भी मिल जाए रास्ते में तो मैं वेट करूंगा कि कोई आए कि हाँ जी आपके नाम प्रॉपर्टी करनी है बताओ, वो फ्री में आ जाएंगे जी बताओ, कौन करेगा, कोई भी नहीं है। तो आप किसी अनजान आदमी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं वो विदाउट या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, कोई पागल नहीं ऐसा समझने वाला, तो उसके पास क्या लिंक है, आपका क्या सोर्स है, तो साफ पता चल रहा है कोई ना कोई रिलेशन, कोई ना कोई कंडीशन आपने रखी होगी, तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो पैसे दे लो, अब नेट ट्रांसफर करनी ही है तो पैसे दे लो, पूरी सिंपल बात है। अब बच्चा कहता है यहाँ पे पैसे की बात कैसे आएगी, एसडीवी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जो भी ऐसी चीज होगी, ठीक है। अदरवाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ सन वाइफ या स्पाउस देन इनकम ऑफ एसेट इज रिसीव्ड बाय एनी पर्सन ट्रांसफर बट टैक्स ऑन सच इनकम इज पेड बाय, अगर आप नोट करेंगे हर जगह एक ही वर्ड है, कौन, ट्रांसफर, पर सरकार ने पहले लिख दिए, क्योंकि लोग प्लानिंग करेंगे करेंगे तो आप आगे से किसी को प्लानिंग करने से पहले सोचेंगे यार कोई फायदा नहीं, अगर मैं अपनी विशेष को ऐसा ट्रांसफर करूं विदाउट कंसिडरेशन तो मैं को कोई फायदा नहीं है, कभी जाओ फ्रेंड उसके नाम मानना है पर टैक्स तो मुझे ही देना है, फिर क्यों पंगा लेना, सिंपल सी बात है। कोई बेटे की वाइफ को करी मैं फिर भी पूछूंगा, किसी और को देने चाहा मैं रहने दे यार, कारण क्यों, जब वो पैसे दे वो प्रूव करे मेरे पास पैसे हैं, सरकार की आंखों में हो जाए कोई दिक्कत नहीं, करो प्लानिंग होती है लोग करते हैं, पर वहां पे सामने वाले बंदे के पास क्या होना चाहिए, पैसे। अब अगला सीन सुनना, बहुत अच्छा इंटरेस्ट है अगर आप समझे बात को, क्या इनकम ऑफ क्या जल्दी बोलना, स्पाउस फ्रॉम क्या वर्ड लिखा हुआ प्राची, कंसर्न, कंसर्न मतलब क्या होता है, कंपनी, कंसर्न मतलब कोई कंपनी कोई फर्म जहां पे काम करते हैं, वेयर असेसी का क्या है धृति, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, पहले तो मीनिंग समझते हैं, मीनिंग समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, अगर उस कंपनी में, अगर फर्म है तो अलग, उसमें अगर आपका यूज 20% और मोर, 20% और मोर वोटिंग पावर है, देन आपका उस कंपनी में क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, फिर तो यार मेजर आप ही होल्ड कर रहे हैं। अगर 20% आपके पास है, बच्चा कहता है आपके पास 20% नहीं, एक्चुअली मेरे पास भी नहीं, थोड़ी डेफिनेशन बड़ी है, मेरे या मेरे रिलेटिव, इनडायरेक्टली मेरे धीरज के पास, मदर के पास, फादर के पास 3-3, 4-4% सबके पास है, इकट्ठे हो गए कितना बन गया 20%, 21-22%। अगर ऐसा है, अगर फर्म की बात करें तो 20 या 20 से ज्यादा मोर क्या है, पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कुछ भी ऐसा बना लीजिए। तो अब ध्यान सुनना, इनकम ऑफ स्पाउस इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ, क्या जल्दी बोलना, असेसी, इफ फॉलोइंग कंडीशन आर क्या सेटिस्फाइड, इनकम शुड बी इन द नेचर ऑफ, क्या मिल रही है जल्दी बोलो, सैलरी, कमीशन, बोनस या रेमुनरेशन। एग्जांपल में एक बंदे को रखना, मैं कंपनी में 20% होल्ड करता हूँ, एग्जाम्पल रखना, मैं कंपनी में 20% होल्ड करता हूँ, 20, 21, 22, 23, 24 करता हूँ, मेरी मिसिस को उस कंपनी से क्या मिलता है, इन द नेचर ऑफ सैलरी, कोई कमीशन, कोई बोनस या कोई रेमुनरेशन मिलता है, तो आपके दिमाग में पहली प्लानिंग ये जाएगी, साहिल ने ही क्या कि उसको कंपनी में रखवाया होगा, कारण क्यों, एज अ इन्फ्लुएंस होल्ड, कि मेरा कंपनी में मेजर होल्ड है, आप कंपनी कहती है साहिल जी आपको 5 लाख रुपए सैलरी अपनी और बढ़ानी है, मैं कहा यार मेरी ना बढ़ाओ, कारण क्यों, मेरी सैलरी और बढ़ाओगे मुझे टैक्स और ही ज्यादा देना पड़ना है, मैं तो पहले ही 30% पे आता हूँ, तो एक काम करो मेरी मिसेज को हायर कर लो, आना उसने नहीं, आना तो है नहीं, सिर्फ बुक एंट्री घुमानी है, उसके नाम पे चेक दे दिया करो, कौन सा कोई चेक देखने आ रहा है, कौन सा देखने, स्कूलों में मोस्टली होता है, मैनेजमेंट स्कूल में ज्यादा होता है कि अपने ही घर के बंदे फिट कर जाते हैं, मेरे बेटे की बहू बिली बैठी है पढ़ा लेगी, चल जा, कुछ नहीं करना, बाकी और कुछ करते हैं, जा जा, ठीक है सिंपल, इसको दिखा दिया करो 30,000 रुपये सैलरी, 40,000 रुपये सैलरी, स्पार्शी जिसको आप बोल देते हैं वर्ड, सेम, पर ये साफ प्रूफ होगा कि तू इसको ही क्यों रखा, सुनने वाली बात है, ना तो उसके पास कोई पर्सनल क्वालिफिकेशन है, कोई प्रोक्राइड हमारे अकॉर्डिंग जो सिस्टमेटिक अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी नहीं है, तो साफ पता चल रहा है इसका हस्बैंड बॉस कंपनी में क्या है, डायरेक्टर है, या 20% से ज्यादा स्टेक होल्ड करता है, स्टेक होल्डर वर्ड बोलते हैं, ठीक है, तो इसको कंपनी में रखा, रख लिया कोई दिक्कत नहीं, और पैसे किसकी फॉर्म में दे रहे हैं, सैलरी, कमीशन, बोनस, रेमुनरेशन, एज ए नौकरी जो भी दे रहे हैं, तो उसके ऊपर टैक्स भी कौन देगा, मैं ही दूंगा, नॉट अ वो। पर अगर इसका एक्सेप्शन आने वाला, क्या सुनना आपके दिमाग में आ रहा होगा, सच रेमुनरेशन शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम अ कंसर्न वेयर एसएससी हैज, क्या जल्दी बोलो, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अब सुनना कैसे, ये कंपनी है मान लो, ये कंपनी है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एसएससी का किसके साथ मिलके, रिलेटिव के, रिलेटिव समझ गयो, पहला वर्ड एस मतलब क्या है बोलना जी, स्पाउस, अपने पास कौन हो गया, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट, कोई एक बंदा नहीं कहा मैंने, सारी मिला दी, धीरज के पास 5% हो, मेरे पास 4% है, किसी के पास 3% है, हम सब इकट्ठे हुए तो हमारा होल्ड बन गया, मैं कहा भाई हम सब अपना स्टेज छोड़ देंगे, इस बंदे को रखना पड़ेगा, तो मेजोरिटी शेयर होल्डर तो आप ही हो गए बात करने वाले, तो रेमुनरेशन स्पाउस को क्या मिल रही है जल्दी बोलना,
रेम्युनरेशन, तो उस केस में टैक्स कौन देगा? असेसी ही देगा, नॉट द मिसेस। बट आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए क्या, सर अगर आपकी मिसेस पढ़ी लिखी हुई, अगर खुद कोई प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन हेल्ड करती हुई, देन सरकार बीच में आई, फिर वहां पे हम क्लबिंग नहीं लगाएंगे, बिकॉज शी ऑलरेडी होल्ड दैट डिग्रीज, दैट कंपिटेंस, दैट प्रोफेशनलिज्म। देन उस केस में मेरा चाहे 25% भी हो, तब भी होल्ड नहीं करेंगे। तीसरा एक और पॉइंट आता है लास्ट में, दोनों का ही कंपनी में क्या इंटरेस्ट है? सब्सटेंशियल। बुक में क्वेश्चन भी है इसका, प्रैक्टिकल पहले क्वेश्चन आता है हमारे पास, दोनों का, मिसिस का भी और मेरा भी। उसका 22% है, मेरा 23%, इससे फर्क नहीं पड़ता 22-23 से कि इसका ज्यादा इससे कम है, पर दोनों ही का है सब्सटेंशियल। पर ये नहीं पता चलता किसको किसकी वजह से क्या मिल रही है, सैलरी। तो आगे पढ़िएगा, अब क्या शुरू होता है आगे, ये लो। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंशियल? पहले तो कंपनी हैविंग 20% और मोर क्या, शेयर होल्डिंग। पी फॉर्म एओपीबी है तो 20% और मोर क्या, पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक्सेप्शन पढ़िए, इफ रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय स्पाउस ड्यू टू क्या रहे, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, वो खुशी है, तो कंपनी कहती है हमें सीए चाहिए, तो हमने सीए रख लिया, क्या दिक्कत की बात है, देख लो पढ़ लो। तो ये बात की बात है, उसकी वाइफ है, हमने अपने बंदे को रख लिया, फिर क्या खास बात होगी? और आप मार्केट में पता कर लो एक सीए को नॉर्मल सैलरी कितनी मिलती है, वो तो दे रही है, कौन सा ज्यादा दे रहे हैं, क्यों? उसकी बात क्वालिफिकेशन थी। नेक्स्ट वन, सच रेमुनरेशन इज एट्रीब्यूटेड टू सच क्वालिफिकेशन देन द अबव प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। अब नोट सुनना क्या, where both husband and wife have substantial interest in a concern, दोनों का क्या है रजी बोलना, substantial interest, both are in the receipt of income by way of क्या, salary from the said concern, such income will be includable in the hands of that spouse whose total income excluding such income is क्या होगी, हाय। अगर दोनों का सब्सटेंशियल है, तो एक काम करो, मिसेस को पूछो आपकी सैलरी कितनी, 5 लाख मान लो, मेरी सैलरी कितनी, 4 लाख, इसको छोड़ दो, इसके अलावा सैलरी के अलावा आपकी और क्या क्या इनकम है? मिसिस ने कहा मुझे 4 लाख रुपए इंटरेस्ट आता है, मैं कहा पता गरीब आदमी, अपने का कुछ नहीं है, हमें पास तो यही था जो मिल रहा था कंपनी से, तो सिंपल, जब मेरे पास 1 लाख का इंटरेस्ट आता है मान लीजिए, तो बिना सैलरी के जोड़े द्वारा, बिना सैलरी के जोड़े हम दोनों में से किसकी इनकम ज्यादा होगी, उसकी इनकम में सबकी इनकम क्या कर दी जाएगी, क्लब। तो ये पता होना चाहिए, 3 पॉइंट है। नंबर 1, एक बंदा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, एक को पैसे मिलते हैं, तो आपके इनकम में हो जाएंगे। अगर ये क्वालिफिकेशन मैच करती हैं, स्पेसिफिक कॉम्पिटेंस है, देन क्लबिंग नहीं होगी। तीसरा पॉइंट, दोनों ही होल्ड करते हैं, दोनों के पास ही मोर देन 20% स्टेक है, तो हमने एक काम करा, क्लबिंग तो अभी होगी, बट किसके हाथों में होगी, एक काम करिए, इस सैलरी इनकम को छोड़ दो, मान लो हम यहाँ पे कॉपी नहीं करते, सैलरी इनकम छोड़ दो, इसके अलावा वही मदर फादर वाली बात आ गई कि किसकी इनकम ज्यादा है, उसके हैंड में सबकी सैलरी क्या कर दी जाएगी, क्लब। अगर मान लो मिसेज की इनकम ज्यादा हुई, अपनी इनकम पे तो टैक्स देगी देगी, बाकी मेरी वाली इनकम भी किस में ऐड की जाएगी, मिसेज के हैंड में। डन हो गया, आगे सुनिए, वेयर any such income is once included in total income of either spouse, income arising in the succeeding year shall not be included in the total income of the other spouse unless, copy paste, एक बार इनकम मिसिस के हैंड में जुड़नी शुरू हो गई तो हमेशा मिसिस के हैंड में, अगर कभी किसी को चेंज हुआ, कौन, एओ असेसिंग ऑफिसर, फिर आपको बाय अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, अगर उसको लगा तो। क्लियर हुआ, यहां तक कोई डाउट है बताइए, बाकी रेस्ट पॉइंट बड़े बच्चे बच्चे वाले हैं, अब नाम पढ़िए, अब पहले ही बोल देंगे, पढ़िए क्या नाम है, पढ़ना पर अचीव और क्या है, इनकम ट्रांसफर, ये तो सबसे बड़ी प्लानिंग गलत है। कारण क्यों, आप सिर्फ इनकम ट्रांसफर कर रहे हो, एसेट नहीं, जो मेरा पहला केस था कि एसेट मेरे नाम, रेंट मिसिस के नाम, वो तो साफ ही, वो तो एक अनपढ़ आदमी को भी पता चल जाएगा प्लानिंग गलत है यार, एसेट का मालिक तू, इनकम किसी और के नाम, एफडी मेरे नाम, ब्याज मिसिस के नाम, तो साफ ही प्लानिंग गलत है। हिम्मत है तो एफडी दे, मैं ना, ठीक है ना, तो वो सोचने वाली बात है। तो इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट देन सच इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ट्रांसफर, मैं क्या टैक्स दे देंगे, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रेवोकेबल ट्रांसफर, ये बड़ा खतरनाक पॉइंट आया। लोग कहते हैं जी ट्रांसफर करना है, मिसिस के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो मानोगे, मैं कह दो प्रॉपर्टी दे दी मिसिस के नाम, पर उसके अंदर आपने कुछ किंतु परंतु दृष्टि ऐसे ऐड कर दिए, इट्स अ रेवोकेबल ट्रांसफर। एक होती है इररेवोकेबल ट्रांसफर, जो कभी ट्रांसफर टूटे ही ना। रेवोकेबल क्या, अब मैंने प्रॉपर्टी दी, मगर सरकार यही कहती थी कि प्रॉपर्टी मेरे नाम है, रेंट मिसिस के नाम है, ले प्रॉपर्टी भी मिसिस के नाम, रेंट भी मिसिस के नाम, पर बीच में कुछ कंडीशंस लगा दी, क्या, मेरी मिसिस को रेंट तब मिलेगा या प्रॉपर्टी उसको तब दे रहा हूं अगर वो इस रेंट को यहाँ यहाँ यूज करेगी, या अगर वो उसमें से आगे मुझे शॉपिंग कराया करेगी, ठीक है, सिंपल है, कुछ भी है भाई, सिंपल है, तो मैंने किंतु परंतु लगाई, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, रेवोकेबल ट्रांसफर। हाँ, बट अगर मिसेस की डेथ हो जाती है,
फिर इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी मेरे नाम ही आ जाती है, तो वो रेवोकेबल ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। इट्स अ नेचुरल कॉज, इट्स अ नेचुरल कॉज, यानी मैंने मरवा दिया, ठीक है ना। ये सीन नहीं है, फिल्मी स्टाइल हो जाएगा थे, वो दिखाते नहीं मूवी में, ये वो प्रॉपर्टी उसके नाम है, फिर वो मरवा देते हैं, प्रॉपर्टी अपने नाम आ जाएगी, उड़ा दे इसको, ठीक है। ऐसा नहीं भाई, हाँ रिकॉर्डिंग होती है, घर वाले ने सुनना मार देगी मुझे वो। इन केस ऑफ रेवोकेबल ट्रांसफर, इनकम इज रिसीव्ड बाय ट्रांसफरी। ऊपर से मैं क्लासेस भी पब्लिक करता हूँ, इसने बता दिया, खबर जाके ऐसे बोल रहा था कल वो क्लास में, बड़ा सोच लगे, तो मारेंगे मुझे वो। बट टैक्स इज पेड बाय कौन, ट्रांसफर। एक्सेप्शन आपके सामने आ गया, इफ ट्रांसफर इज रिवॉक्ड आफ्टर डेथ ऑफ बेनिफिशियरी, देन ट्रांसफरी, देन द अबव प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। देन तो यार नेचुरल कॉज है यार, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। बट अगर आपने बीच में कुछ किंतु परंतु करा, ये मैं नहीं करने दूंगा, आपने ये पैसे तूने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं, ये पैसा तूने यहाँ इन्वेस्ट करना है, रेंट तो तुझे मिलेंगे, प्रॉपर्टी तेरा नाम कर देता हूँ, पर तू आगे पैसे खर्च नहीं करेगी, ये तो पॉइंट ही बड़े खतरनाक है, ऐसे पॉसिबल ही नहीं, ठीक है ना। तो वो पॉइंट्स पे जहां टीएनसी लग गया, तो वो रेवोकेबल ट्रांसफर है, इट्स नॉट अ इररेवोकेबल। प्रॉपर्टी देनी है तो गुड फेथ में, बिना किसी कंडीशन के ट्रांसफर कीजिए। हाँ अगर डेथ केस है तो आप उसको रेवोकेबल नहीं मानेंगे, तो इट्स अ नॉर्मल नेचुरल केस, ओके। लास्ट इज द एसेट ट्रांसफर टू एचयूएफ। इसमें मोस्टली चांस कौन है, आपको पता है एचयूएफ में कौन होते हैं, मेंबर्स। अब मेंबर के पास अपनी कोई प्रॉपर्टी पड़ी होगी, तो मेंबर ने सोचा मैं अपनी प्रॉपर्टी, अब इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं, तो किसको दे देता हूँ, एचयूएफ को। कॉमन सेंस है, फ्री में देगा यार, पैसे तो लेगा नहीं कि मेरे पास पड़ी थी चला भी यूज कर लो इकट्ठे होके। अब उससे कोई रेंटल वगैरह आते हैं उस प्रॉपर्टी से, अब इनकम किसको आई, एचयूएफ को, कर्ता वगैरह सबको आई, बट प्रॉपर्टी किसकी थी, मेंबर की। तो हमने कहा घबराइए नहीं, प्रॉपर्टी किसकी थी, मेंबर की, इनकम किसको आई, एचयूएफ को, बट टैक्स कौन देगा, मेंबर ही देगा, नॉट द एचयूएफ। तो प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, हाँ तो वही पॉइंट छोटा सा था, पढ़िए। If an individual transfer any asset to his wife without or for inadequate consideration, then income from such asset received by HUF but taxable in the hands of क्या, मेंबर। हाँ एक चीज बोल दी, आफ्टर पार्टीशन, याद आया, कैपिटल गेन में पढ़ा था, डिवाइडेशन होता है जब घरों में बंटवारे होते हैं, तो कोई एसेट वगैरह ट्रांसफर होती हैं, इनकम फ्रॉम सच एसेट रिसीव्ड बाय स्पाउस शैल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ क्या, ट्रांसफर। अब वो प्रॉपर्टी के टाइम पे बंटवारा वगैरह हुआ, एसेट वगैरह किसी के नाम आई, या उसके मिसिस के नाम कोई एसेट चली गई, और जिसने ट्रांसफर करी है, तो वही कुल मिला के हर जगह कौन है, ट्रांसफरर ही एप्लीकेबल है, नॉट द ट्रांसफरी। हाँ कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं बीच बीच में, ट्रांसफरी कहाँ मानेंगे कहाँ नहीं मानेंगे, बस इतनी सी बात, डन है। नेक्स्ट मैंने आपको यहाँ के इंडेक्स बताया, ये कुछ रेट्स थे हमारे पास, और ये आपकी पीडीएफ है बुक की, जो इस पर हमने काफी अच्छी नाम की है। तो ये पहले तो बहुत बड़ा पैरा, अगर आप देख पा रहे हैं तो बिल्कुल फिर जीरो लेवल से लेके चलते हैं कि बच्चे को क्या क्या सिखाना है। मैं आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ टिक कराता हूँ, आप ऐसे ही देखना। यहाँ से मेरा क्वेश्चन एक्चुअली स्टार्ट होता है, पेज नंबर 2 है आई थिंक सो, हाँ 2 है। इनकम ऑफ अदर, ये भी नाम है प्राचीज का, पेपर में क्वेश्चन आता है। explain the cases where the income of other person to be clubbed in the hands of other person, तो ये भी नाम है। एग्रीगेशन ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम तो बड़ा प्यारा और बड़ा पुराना नाम है हमारा, क्लबिंग जो बोलते हैं हम, किसी बच्चे को पूछोगे क्या चल रहा है, क्लबिंग ऑफ इनकम, तो दिस इज द चैप्टर। या एग्रीगेशन ऑफ इनकम, या एग्रीगे इनकम ऑफ अदर पर्सन क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ अदर पर्सन। तो पहला पॉइंट अगर आप धीरे पाएंगी, आपको शायद समझ आ जाए, ट्रांसफर ऑफ इनकम वेयर देयर इज, याद आया, मेरी बुक में वो एक ही लाइन थी यार, हम लोग पढ़ते हैं प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल से, अगर थ्योरी लाइफस्टाइल चलना है तो फ्री एग्जांपल आपके सामने बैठी है, ठीक हो गया। और ज्यादा दूर रह जाऊं तो 1 मिनट लूंगा बस, आप ये बॉक्स पढ़ लीजिए अगर बुक आपके पास है, वरना यहाँ से पढ़ लीजिए, अगर बुक आपके पास है तो गुड, वरना यहाँ से पढ़ लीजिए फटाफट। जैसे क्या लिखा हुआ है, अगर आप समझ पाए आपको मजा आएगा। मिस्टर लोकेश owns a house property from which he earns a rental income of 20,000, छोटा सा। Now suppose he transfers such rental income to wife either by directing the tenant to pay rent related to her or otherwise. In this case, although rent will be received by his wife, yet it shall be included in the income of क्या, लोकेश। आई थिंक सो मेरी फर्स्ट एग्जांपल आपको स्टार्ट करने से पहले यही थी, ये रेंट प्रॉपर्टी मेरे नाम, टेनेंट को बोल दिया मेरे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, हो गया, तो हमें क्या चिंता, जैसे मेरे ऑनर है नीचे ही बैठते हो, मुझे कहें जी साहिल जी अगला चेक आपने इसके नाम पे देना है, हम अपने को क्या चिंता, आप बताइए किसके नाम पे चेक बनाना है, कल को अभी तक एडवांस चेक जा रखे हो आपके नाम पे हैं, कैंसिल करना है कैंसिल कर देंगे, आपके मिसेज के नाम बना देंगे, अपने को क्या दिक्कत, वो आपके हैंड की दिक्कत है, मेरी नहीं, मेरे लिए तो रेंट खर्चा है, आपके लिए रेंट इनकम है, आप सोचो कि किसके हैंड में करना है, तो दिस इज माई पॉइंट। अगला कुछ याद आया सुन के, रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट, बीच किंतु परंतु रख के, तो इट्स अ रेवोकेबल, रेवोकेबल तो होता ही गलत है, क्योंकि रेवोकेबल में तो कंडीशन आ गई, तो वहां टैक्स कौन देगा, ऑलवेज ट्रांसफरर, नॉट द ट्रांसफरी, ठीक हो गया। इसके साथ आगे जाके मेरे पास आता है थर्ड पॉइंट, हेडिंग पढ़ लो बस, हेडिंग पढ़ाऊंगा बस,
सिर्फ हेडिंग पढ़िए। एनी सैलरी, कमीशन, फी, अदर रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न इन विच अदर स्पाउस हैज क्या, कुछ याद आया? डिटो सारा मिलेगा, ऐसी बात नहीं। बल्कि एंड तक जितने चैप्टर्स हैं कुछ के नोट्स नहीं है, बिकॉज उसके होते नहीं। जितनी असेसमेंट्स हैं उनके कोई नोट्स नहीं होते, क्योंकि उनके नोट्स ही वो पुराने वाले हैं। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन वही हैं। वरना असेसमेंट अपना ये क्लबिंग, सेट ऑफ सबके 4-4 पेज की समरी है, न्यूमेरिकल्स है। डिडक्शन के बड़े अच्छे खासे नोट्स हैं, आपको बड़े समरी टेक्निक मिल जाएगी। टीडीएस के नोट्स हैं अपने पास, एंड टू एंड जितने पेनल्टीज है उसके नोट्स मिल जाएंगे, वो है। ये एक्सेप्शन आई क्लबिंग की। एक्सेप्शन क्या थी याद है, अगर आपको याद आ रहा हो? अगर वो क्वालिफिकेशन हेल्ड करती है, याद है? मिसेज अगर पर्टिकुलर कोई क्वालिफिकेशन रखती है तो एक्सेप्शन है। अगर कहता जी बोथ हो, तो पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। सच इनकम क्लब्ड विद द इनकम ऑफ स्पाउस हैविंग क्या, मतलब ही नहीं यार, कोई एक वर्ड भी बाहर हो जाए आप कहेंगे बल्कि सर ज्यादा आसान है। 4 पेज पढ़ के खत्म करेगी, वही थ्योरी पर्पस के लिए अपन सब पढ़ते हैं। अगला पॉइंट, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट, पहला पॉइंट हमारी पीडीएफ का पहला पॉइंट, बिना कंसिडरेशन के या विदाउट कंसिडरेशन के एसेट ट्रांसफर करना। ये क्वेश्चन है आपका एक तरह का छोटू सा, अगर मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँ, एक बार देखना है तो खत्म करिए, लास्ट पढ़िए। इनकम ऑफ डी एंड मिसेस डी फॉर द प्रीवियस ईयर, पहले देख पा रहे हो डी और मिसेस डी। ओके। सैलरी फ्रॉम हिमालयस लिमिटेड, इसको मिलती है 215। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है मेरे हाथ में 90,000। अदर सोर्स में बैंक इंटरेस्ट है मुझे 12,000। मिसेस डी को कितना, 6250। टोटल इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी मुझे 3600, इसको 2750। टोटल कर लें तो 3 20 600 बनता है। इधर कितना बनता है प्राची, 9,000। नीचे गए, डी हैविंग नो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, तो इससे कुछ हिंट आना शुरू हुआ। सैलरी, और उसको सैलरी भी मिल रही थी, कितनी मिल रही थी दृष्टि, 215। तो साफ पता चल रहा है क्या बोलने वाला है आगे। इज इम्प्लॉयड बाय हिमालय, हाँ मैंने देखा वो हिमालय लिमिटेड में है। बिकॉज मिसिस डी के पास करना कितने परसेंट है, 22% इक्विटी शेयर है इन द हिमालय लिमिटेड फ्रॉम सितंबर, जब से भी थी। ओके। फाइंड आउट द ग्रॉस टोटल इनकम, तो मैं कहना चाहता हूँ अगर मेरी बात समझे, ये इनकम किसके हाथों में जाएगी, यही तो था। रेस्ट इनकम बेचारे के हाथों में रह जाएगी। मतलब डी के हाथों में जब टैक्स तो अलग देते हैं, डी अलग टैक्स देगा, मिसेस डी अलग टैक्स देगी। तो अब यहाँ पे अगर गए, तो यहाँ पे मेरे हाथों में कौन सी इनकम बची चेक कर लो। मेरे हाथों में तो फिर यही बचा यार, अगर मैं रब करूं, अगर आप देख पा रहे हो, ये 90 और 12 और ये 36, 215 आप ले गए, आप मतलब मिसिस के हैंड में जाएगा। तो पहले चेक कर लो, 90 15 600, ये तो हो गया डी की इनकम, सही बोल रहा? ओके। ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ जो आप जानती हैं। क्यों इधर इनकम चली गई, बिकॉज मिसेस डी होल्ड करती हैं 22%, इट्स मोर देन 20, शी हैविंग अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन हिमालय लिमिटेड। सो द एनी रेमुनरेशन स्पाउस को पे करा जाए, हस्बैंड को, इट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिसेस डी। तो ये पूरी कहानी। ओके। तो ये रहा 215। और इसकी मिसेस डी की जो इनकम थी वो तो चलो बेचारी की रहनी रहनी है, 6250 2750 9,000, वो तो आना ही आना। अब देख रहे हो स्टेटस कैसे चेंज हुआ, ऊपर चार्ट कुछ और था, देख रहे हो, ऊपर चार्ट था 3 20 600 और 9,000, नीचे जाके आंसर क्या हो गया, 1,05,600 और 2,24,000। ये क्लबिंग की वजह से, मतलब किसी बच्चे को डाउट आए ना कई बार, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन कराना था बस आज का, कि बच्चा सोचता है यार क्लबिंग में करना क्या है हमें, और करना दृष्टि इसमें कुछ नहीं है। पूरे चैप्टर में छोटे छोटे क्वेश्चन है, इतने भी छोटे। आप कहोगे फिर तो चैप्टर ही बहुत छोटा है, क्वेश्चन ही 4 है इसमें, क्वेश्चन ही इसमें 4 है, अनसॉल्व थ्योरी है इसकी। और जो आपने, मुझे याद है, आपने लास्ट लेक्चर्स में जब अपने पेपर्स थे, आपने एक चीज सीखी थी मुझसे, अनएक्सप्लेन्ड इनकम्स, कुछ याद है, कैश क्रेडिट्स, ये याद है? ये वो इस बुक में थे, मैं कहते हैं ना वो सेमेस्टर 6 में मिलेंगे आपको जाके, वो ये रहे, जिसको बोलते थे डीम्ड इनकम, किसको कहेंगे? अगर आपके घर से अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट पकड़ी गई, आपके घर से अनएक्सप्लेन्ड मनी पकड़ी गई, आपके यहाँ से अकाउंट्स पकड़े गए जो बुक्स में इंक्लूड नहीं है, या अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, कोठियों पे पैसा लगा रहे हैं पता नहीं कहाँ से, अगर आगे पूछ लिया कहाँ से लग रहा है तो पता नहीं, ये थोड़ा मतलब पता नहीं, ठीक है ना। और ये थोड़ा पुराना सिस्टम है, पेमेंट ऑफ हुंडी इन कैश, जो पहले बीआरबीपी नहीं बोलते आज के जमाने में, बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल, पुराने टाइम पे हुंडीज चलती थी, तो उसके बारे में है। और इन पे ऊपर मैंने याद है टैक्स रेट बताया था आपको, सारा कवर करेंगे। और ये रहा आपका अनसोल्ड, हार्डली कितने क्वेश्चंस हैं, 5, खत्म, है ही नहीं, इतने से हैं, डन है। चले सर, ओके जी, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास इज ऑन द थर्सडे। अब मिस मत कीजिएगा, मेरी तरफ से लगातार आप कंटिन्यू चलते जाएंगे इसको खत्म करते हुए, बिकॉज लास्ट के न्यूमेरिकल्स पे उपासना काफी टाइम लगेगा, ठीक है ना? ओके जी, ठीक है, थैंक यू।